चलो फिर आज हम लोग समझने जा रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज ए आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग द सॉइल एंड ग्रोइंग क्रॉप एंड रेयरिंग लाइवस्टॉक। तो भारत में एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा बिजनेस है। भारत एक एग्रीकल्चर प्रोन कंट्री है और भारत की आबादी भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा खेती की आवश्यकता होती है, ज़्यादा अनाज उत्पादन की आवश्यकता होती है। जो एग्रीकल्चर है वो हमको 6 F देता है: फूड, फॉडर, फाइबर, फ्यूल एंड फर्नीचर। ये सभी चीज़ें हम लोगों को, इवन फ्रेश एयर भी हमें जो है एग्रीकल्चर से मिलती है। भारत में कई प्रकार के सीजनल क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं, जिसको रबी फसल, खरीफ फसल और जो है जायद फसल में बांटा गया है। तो रबी की जो फसल होती है वो अक्टूबर नवंबर में लगाई जाती है और अप्रैल मई में से काट लिया जाता है। इसमें गेहूँ, इसमें चना, इसमें आलू, ये सब खेती की जाती है। साथ ही साथ खरीफ की बात करें तो खरीफ की जो फसल है वो सितंबर अक्टूबर में लगाई जाती है और जून जुलाई में से काट लिया जाता है। इसमें राई, सोयाबीन, पीनट ये सभी फसलें होती हैं। जायद फसलों की बात करें तो जायद फसलें उस समय होती हैं जब दोनों सीजन नहीं होते हैं, तो इसको मार्च से लेकर जून तक का लगाया जाता है। इसमें खीरा, ककड़ी, वाटरमेलन, मस्कमेलन ये सारी फसलें होती हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब है इसके अंदर कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर, कोई भी केमिकल ऐसी हानिकारक चीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें ग्रीन मैन्योर, इसमें ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सभी का इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। और जो भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक राज्य है जिसका नाम है सिक्किम, और भारत में नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रोग्राम 2004 से शुरू किया गया। अगर देश की बात करें तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो कंट्री है वो क्यूबा है, और फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है एल्बर्ट हर्बर्ट है। इसके बाद हम लोग समझते हैं एक्वाकल्चर। एक्वाकल्चर पानी में उगाई जाने वाली चीजें जैसे कि मोती पालन बनाना, एल्गी, प्रॉन, इन सभी चीजों का जो डेवलपमेंट किया जाता है वो एक्वाकल्चर के अंतर्गत है। ट्रक फार्मिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रक फार्मिंग वो चीज है जिसको ट्रक के द्वारा बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। ये पेरिशेबल गुड्स होते हैं जो एक दूसरे को खराब हो जाते हैं, जैसे सब्जी है, फ्लावर्स है, या कच्चा उत्पाद है जिसमें दूध भी आता है। तो इस प्रकार की फार्मिंग है वो ट्रक फार्मिंग के अंतर्गत आती है। अगर हम लोग वेरियस कल्चर्स की बात करें तो बहुत सारे जो है कल्चर्स होते हैं, जैसे एपीकल्चर जो कि मधुमक्खी पालन है, सेरिकल्चर रेशम का कल्चर है, विटीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, वर्मीकल्चर, ओलेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, हाइड्रोपोनिक्स, ये सारी टेक्निक्स होती हैं। जिसमें ओलेरीकल्चर में सब्जियां उगाई जाती हैं, हार्टिकल्चर में बागवानी की जाती है, हाइड्रोपोनिक्स में पानी के अंदर पौधों को उगाया जाने का काम किया जाता है। भारत में जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर है, कितने फैक्टर होते हैं जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, तो उसमें सबसे पहला होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है हमारे पास इरिगेशन के कितने साधन हैं, क्या इरिगेशन हो पा रहा है या इरिगेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात है कि इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है, रोड्स है या नहीं है, लोगों को किसान क्रेडिट मिल रहा है नहीं मिल रहा है, स्टोरेज की सुविधा है, फूड को रखने की सुविधा है या नहीं है। साथ ही साथ कई तरह के इंश्योरेंस, जैसे रबी फसल के लिए अलग इंश्योरेंस शुरू किया गया, खरीफ के लिए अलग इंश्योरेंस शुरू किया गया। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 में की गई। साथ ही साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी इसके साथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बात करते हैं संस्थानों की, इंस्टीट्यूशन की, तो इंस्टीट्यूशन में लैंड होल्डिंग की बात करते हैं। तो भारत की अगर बात करें तो अगर नेशनल सेंट्रल सर्वे का जो डेटा है वो ये बताता है कि 70% से ज्यादा लोग जो होते हैं उनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन है, और ये सब लोग हैं मार्जिनल फार्मर हैं, और जो एवरेज है इन 70% लोगों का वो 0.51% है। और स्मॉल और मार्जिनल फार्मिंग को अगर मिला दिया जाए तो जो परसेंटेज होता है वो भी 86% हो जाता है। इसका मतलब है कि लोगों के पास 2 हेक्टेयर से जो कम जमीन है उसमें 86% लोग हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन है। अगर लैंड होल्डिंग की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा लैंड होल्डिंग है, एवरेज है वहां पे 4 हेक्टेयर का। पंजाब की बात करें तो 3.5 हेक्टेयर का है, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 0.72
1 हेक्टेयर से भी कम जो है औसत जोत लोगों के पास अवेलेबल है। अगर बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल फैक्टर की, तो भारत में जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन 1966-67 में आया और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो पिता थे वो एम एस स्वामीनाथन थे। और इसके बाद हाई यील्ड वैरायटी सीड्स आना शुरू हो गए। यहाँ पर फर्टिलाइजर का यूज, पेस्टिसाइड का यूज, इसके बाद इंसेक्टिसाइड, इन सभी चीजों का इस्तेमाल वहां पर शुरू हो गया। अगर फिजिकल फैक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखना पड़ता है कि टेरेन कैसा है, वो मिट्टी कैसी है, ऊबड़ खाबड़ जमीन है, पथरीली है, भुरभुरी जमीन है, मिट्टी का टाइप क्या है, क्लाइमेट कैसा है, तो ये सभी फैक्टर जो है बताते हैं। इसके बाद टेक्नोलॉजिकल की अगर हम लोग बात करें तो उसमें खेती किस प्रकार से हो रही है, मैकेनिकल कितनी खेती जो है बाय हैंड हो रही है, रिवर्स के द्वारा हो रही है, कितनी जो है टेक्निक के द्वारा, बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा की जा रही है। साथ ही साथ हम लोग समझते हैं जीएम क्रॉप्स को, तो जीएम क्रॉप्स जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। जो कपास होती है उसमें कीड़े लग जाते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। भिंडी है, बैगन है, इन सभी में फसल में कीड़े लगते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इस प्रकार की क्रॉप होती है जिसके अंदर एक वायरस को इंजेक्ट कर दिया जाता है, जो कि इस प्रकार के जो कीड़े रहते हैं उनके लिए वो टेस्टलेस हो जाता है और इससे वो मर जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो भारत में इस प्रकार का एक बीटी व्यंजन बनाया गया था, क्योंकि ये खाने की चीज है और बाद में इसके हमें लोगों को दूरगामी परिणाम नहीं पता है, इससे कैंसर होगा या क्या होगा, इसलिए उसको बाद में बंद कर दिया गया। मगर कॉटन की अगर बात करें तो बीटी कॉटन अभी भी इंडिया में बनाया जाता है। इसके बाद सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करते हैं तो भारत में जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन था वो जो है 1990 में शुरू किया गया। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये एवरग्रीन रेवोल्यूशन था। इसके अंदर सभी चीजों को सम्मिलित कर दिया गया। इसके अंदर बहुत सारे जो है रेवोल्यूशन थे, बहुत सारे कल्चर थे जिनको उसमें सम्मिलित किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन था व्हाइट रेवोल्यूशन मतलब दुग्ध क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन झींगा और मछली से संबंधित उत्पाद, ब्राउन की बात करें तो फर्टिलाइजर, येलो की बात करें तो ऑयल सीड्स, इसके बाद रेड मतलब मीट, पिंक का मतलब है झींगा और प्याज की बात करते हैं, गोल्डन की मतलब है कि वहां पे ऑयल वगैरह की बात करते हैं, सिल्वर मतलब कि अंडे की बात करते हैं और ग्रे का मतलब फर्टिलाइजर रेवोल्यूशन है। तो ग्रीन गोल्ड और गोल्डन फाइबर इस प्रकार के जो है और भी रेवोल्यूशन भारत में हुए। अगर हम लोग बात करें तो एग्रीकल्चर के ऊपर सेस लगाया गया, तो भारत में एग्रीकल्चर के ऊपर 2016-17 में 0.5% का सेस जो है जीएसटी के ऊपर लगाया गया। भारत में एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, तो कुल मिलाकर 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और भारत में एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। वो जो मोबाइल ऐप है वो ICAR के द्वारा उसको बनाया गया है। ये है पूसा एग्रीकल्चर मोबाइल ऐप, जो पूसा ये एक प्रकार का मोबाइल ऐप है जो कि एग्रीकल्चर संबंधित सभी जानकारियां देता है। जो पहली यूनिवर्सिटी है वो बनती है पंतनगर में, वो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। इसके बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि जो है वहां पे इसके बाद फॉर्म होती है। भारत में नीम कोटेड यूरिया का इस्तेमाल अब किया जा रहा है। नीम कोटेड यूरिया का फायदा यह है कि यूरिया जो होता है सब्सिडाइज रेट पर दिया जाता है, तो इंडस्ट्री के लोग सब्सिडाइज यूरिया को खरीद करके उससे जो बनने वाले प्रोडक्ट हैं उससे केमिकल बना करके बेच देते हैं और जिससे किसानों के पास यूरिया की शॉर्टेज हो जाती है। तो इस वजह से जब नीम कोटेड कर दिया जाता है तो एक तरफ यूरिया पिघलना कम हो जाता है, धीरे धीरे जमीन में घुलता है और साथ ही साथ ये यूरिया किसी दूसरे के चीज के इस्तेमाल के लिए नहीं बचता, इसलिए नीम कोटेड यूरिया को जो है इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एमएसपी की, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है, लोगों ने देखा है कि जब कोई फसल कटती है तो उनके दाम बहुत कम हो जाते हैं। कभी-कभी अगर टमाटर की बात करें कभी 1 रुपए 2 रुपए किलो भी बिकने लगता है, तो इससे ऐसे में किसान मजबूर हो जाता है क्योंकि कोई खरीदना ही नहीं रहा होता है। इसलिए एमएसपी जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मतलब कि किसान को इतना पैसा जरूर दे दिया जाए कि उसकी लागत निकल आए, उसे थोड़ा फायदा भी हो। जो एमएसपी होती है वो सीएसीपी उसको निर्धारित करता है। जो ये सीएसीपी है वो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस है और ये जो है स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस के साथ है राज्य के साथ मिल करके
जो है रेट को तय करने का काम करता है। कुल मिला के ऐसी 22 से ज्यादा फसलें हैं जिस पर एमएसपी दिया जाता है। इसमें जो 14 फसलें हैं वो खरीफ की हैं और 6 फसलें जो है रबी की हैं। ये समय समय पर घटती बढ़ती भी रहती है। इसके बाद बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन की। इसमें जो फसल है उसके साथ विटामिन को ऐड कर दिया जाता है जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाए। इस प्रकार से जो फसलें होती हैं उसमें कहीं पर जिंक जैसे कि विटामिन ए को गोल्डन राइस में ऐड कर दिया जाता है। अगर हम लोग बात करें आयोडीन की तो उसको सॉल्ट में ऐड कर दिया जाता है। उसी प्रकार से विटामिन डी को ऐड किया जाता है तो इस प्रकार से उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है। हम लोग बात करते हैं एफएसएसएआई की। तो एफएसएसएआई जो है वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है जो कि मानक तय करती है कि ये जो फूड है वो अच्छा है या नहीं है। इसके बाद ई नैम की बात करते हैं। ई नैम एक प्रकार का नेशनल एग्रीकल्चर होता है और साथ ही साथ जो है नाफेड और ट्राई ये दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि एक जो है रिटेल चेन नेटवर्क है जो कि ट्राइबल लोगों को जो मिनिमम जो है 2 प्रकार के प्रोडक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट होते हैं तो ये बेचने का काम करते हैं। आंवला है, हर्रा है, ये बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको ये जो है ऐसी मंडी में ले जाके बेचते हैं। और साथ ही साथ जो हमारी बड़ी जो फसलें होती हैं जो ज्यादा मात्रा में होती हैं उसके लिए भी हमारा नाफेड जो है काम करता है। थैंक यू।